हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, एनीमिया। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम एनीमिया की बात करें तो इट इज़ ए ग्रीक वर्ड और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एन और ईमिया। एन मीन्स होता है विदाउट और ईमिया मीन्स होता है ब्लड। दैट इज डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाए या फिर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाए या फिर हीमेटोक्रिट वैल्यू कम हो जाए। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड की एबिलिटी है ऑक्सीजन कैरी करने के बाद टिश्यू तक, वो कम हो जाएगी। तो ये एनीमिया में क्या होता है कि हमारी आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, उसका भी काउंट कम हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो हमारी आरबीसी हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगी जितने अच्छे से नॉर्मल कर पाती हैं। नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, और यहाँ देखिए इसमें एनेमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अगर हम नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की बात करें तो अगर मेन की बात करें तो मेन के लिए 13.5 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml होता है मेन में। और अगर वोमेन में बात करें तो 11.5 टू 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। देखो ये एक नॉर्मल वैल्यू है, इससे आगे पीछे भी हो सकता है, बट 1-2 ग्राम की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा आगे पीछे है तो दिक्कत है। फॉर चिल्ड्रन की अगर बात करें तो मोर देन 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें कि नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, तो अगर नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, तो जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो उनमें हीमोग्लोबिन मालिक्यूल होता है और वो ऑक्सीजन के मालिक्यूल से लंग्स के में जब लंग्स के कैपिलरीज में वहाँ पर बाइंड करती हैं ऑक्सीजन के मालिक्यूल से, और उन्हें ये देखिए यहाँ बाइंड के यहाँ से ले करके आई और जो सेल हमारी है टिश्यूज हैं वहाँ पर रिलीज कर देती हैं ऑक्सीजन को। तो मीन्स ऑक्सीजन के कैरी करने में ये हेल्प करती हैं। और हम बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस, मीन्स आरबीसी का फार्मेशन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन का फार्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले नॉर्मल लेवल ब्लड लेवल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को हाइपॉक्सिया है, मीन्स ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हुआ, तो इट स्टिमुलेट हाइपॉक्सिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी काउंट, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ O2। मतलब अगर एनीमिया हुई किसी को तो एनीमिया कंडीशन में क्या होगा, आरबीसी काउंट कम होगा, आरबीसी काउंट कम होने से हाइपॉक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी करने की जो आरबीसी कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। यह इंक्रीज टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन, या यूँ कह लें कि टिश्यू में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस O2 लेवल इन द ब्लड, ब्लड में O2 का लेवल कम हो जाएगा। इस कंडीशन क्या होता है, हमारी किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है इरिथ्रोपोएटिन। जो इरिथ्रोपोएटिन जो है ये स्टिमुलेट किसे करता है, रेड बोन मैरो को, रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से इनहेंस इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी और मोर आरबीसी का फार्मेशन होने लगेगा। जब मोर आरबीसी का फार्मेशन होने लगेगा तो इंक्रीज ऑटो कैरिंग एबिलिटी टू द ब्लड। तो जब आरबीसी ज़्यादा आ जाएगा ब्लड में, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और फिर नॉर्मल लेवल हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा इरिथ्रोपोइसिस की पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। देन अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। अगर किसी को एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले एनीमिया की डेफिनेशन में बात किया, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन, और डिक्रीज इन हीमेटोक्रिट लेवल या वैल्यू। तो जब ये डिक्रीज होता है इसकी वजह से क्या होता है, डिमिनिश O2 कैरिंग कैपेसिटी, जैसे कि हमने आपको बताया। इसकी वजह से हाइपॉक्सिया और हाइपॉक्सिया इंड्यूस इफेक्ट ऑन ऑर्गन फंक्शन, मतलब हाइपॉक्सिया डेवलप होगा क्योंकि O2 की टिश्यू तक कमी हो रही है और मतलब ब्लड में, और इसके बाद क्या होगा, मतलब ब्लड टिश्यू तक ऑक्सीजन को ले जाता है, तो और आर्गन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया के साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे हम बात करते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें अगर, तो क्लासिफिकेशन अगर एनीमिया की बात करें तो सबसे पहले इसको 2 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ काजेज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। अगर कॉजेज की बेसिस पर बात करें तो अगर ब्लड लॉस, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो हेमरेजिक एनीमिया, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल, मतलब जो आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है वो इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से, या फिर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ
ब्लड सेल मीन्स ये होता है या तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए या कम प्रोडक्शन हो जाए। कम प्रोडक्शन आरबीसी का होगा तो भी एनीमिया हो सकता है, अगर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा तो भी एनीमिया हो सकता है। तो ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी या काजेज। देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी की अगर बात करें तो नार्मोसिटिक, देन माइक्रोसिटिक और देन मैक्रोसिटिक। मीन्स इसमें जो आरबीसी के साइज है, शेप है, उसके बेसिस पर यहाँ बात की जाती है। अब हम इसके एक एक करके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स की बात करें तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल पिक्चर जो एनीमिया होती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मीन्स जो होता है वो आयरन की डिफिशियंसी से होता है, नाम से स्पष्ट है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन B9। देन परनीशियस एनीमिया मीन्स विटामिन B12 की कमी से। हेमरेजिक एनीमिया मीन्स जैसा कि हमने बताया था अभी ब्लड लॉस की वजह से। हीमोलिटिक एनीमिया इसमें क्या होता है, जब हमारे आरबीसी का डिस्ट्रक्शंस होने लगे, जैसा कि थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे आरबीसी का शेप होता है वो सिकल शेप का हो जाता है, इस तरह से। देन एप्लास्टिक एनीमिया, अभी सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जैसा नाम है, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, आयरन का एक्सेसिव लॉस हो जाता है। इसमें क्या होता है, वोमेन आर एट रिस्क। वोमेन में, हाँ एक चीज़, वोमेन में क्या होता है, आयरन की कमी ज़्यादा होती है, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। क्यों होता है, फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ग्रोइंग फीटस, फीटस ग्रो करता है तो उसको भी आयरन चाहिए और मदर के लिए भी चाहिए, तो एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल ब्लड की वजह से। दूसरी चीज़, अब दूसरा हमारा आ जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया समझ में आ गया, आयरन लॉस की वजह से होता है, वोमेन में ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड की वजह से और ग्रोविंग फीटस की वजह से। फीटस ग्रो करता है उसको भी आयरन चाहिए, मदर को भी चाहिए, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसकी वजह से। देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की अगर हम बात करें तो लेस इंटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की कमी से मोस्टली और विटामिन B12 की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। रेड बोन मैरो प्रोड्यूस एबनॉर्मल आरबीसी, तो इसमें क्या होता है, जब इन लेस हम विटामिन B12 फोलिक एसिड लेते हैं तो इसकी वजह से मेच्योर आरबीसी हमें नहीं मिल पाती और एबनॉर्मल आरबीसी मिलती है। इसका हम यूज कहाँ कर, ये मतलब कब होता है ऐसा कंडीशन, कैंसर ड्रग, अगर हम कोई कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका ड्रग ले रहे हैं तो उस कंडीशन में डेवलप हो सकती है। फिर बात करते हैं परनीशियस एनीमिया की। परनीशियस एनीमिया में जैसा कि मैंने बताया था विटामिन B12 की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक में अच्छे से नहीं हो पाता और इंटेस्टाइन में, इस वजह से इनएबिलिटी टू स्टमच टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए नहीं हो पाता। जैसे कि आपको पता होगा हमारे स्टमक में कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जिससे विटामिन B12 बाइंड करता है और उसके बाद में और ये HCl से एक्टिवेट होता है, तो उसी में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाने की वजह से हमारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से विटामिन B12 की पूरी तरह से कमी हो जाती है और परनीशियस एनीमिया डेवलप हो जाता है। अब हम बात करें हेमरेजिक एनीमिया, तो जैसे कि हमने बताया था भी लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसी थ्रू ब्लीडिंग, स्टमक अल्सर, मेंस्ट्रुएशन, इन सब की वजह से क्या होता है, ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाएगा और कौन सी एनीमिया डेवलप हो जाएगी, हेमरेजिक एनीमिया। देन हीमोलिटिक एनीमिया की बात करें, हीमोलिटिक एनीमिया इसमें क्या होता है, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो सकती है, इसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगी। हीमोलिटिक मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी की वजह से, मे बी ड्यू टू पैरासाइट्स, टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स, इसकी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, इनके इफेक्ट की वजह से। देन हमारा आता है थैलासीमिया। थैलासीमिया मीन्स होता है लेस सेंसिटिव, देखो थैलासीमिया मीन्स होता है कि जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस है वो बहुत लेस अमाउंट में हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी, जो इस जगह लोकेशन के पॉपुलेशन होते हैं उनमें थैलासीमिया देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, मोस्ट कॉमन नहीं देखने को मिलता है। देन हमारा आ जाता है सिकल सेल एनीमिया, एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल दैट एज्यूम एन एबनॉर्मल रिजिड सिकल शेप। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें जो हमारा ब्लड सेल होता है वो रिजिड हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया नाम से ही स्पष्ट है। देन हमारा आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारा, क्योंकि वहीं से ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है, मीन्स आरबीसी, हीमोग्लोबिन, तो अगर जब रेड बोन मैरो का ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एप्लास्टिक एनीमिया। देन इसके रीजन और क्या हो सकते हैं, काज्ड बाय टॉक्सिन, गामा रेडिएशन, इसकी वजह से बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकती है।
देन अब बात करें, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में बताया था आपको, नार्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, ये नार्मोक्रोमिक, तो ये सारी चीज़ें था। देन हमने उसमें बोला था नार्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, ये एनीमिया जो है इनके बारे में हम डिस्कस करें। तो हमारा जो है नार्मोक्रोमिक नार्मोसिटिक एनीमिया जो होता है, इसमें नॉर्मल MCHC लेवल जो होता है नॉर्मल होता है, और EMCV लेवल जो होता है वो भी नॉर्मल होता है। अभी इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या होता है, हालांकि इस पर हम डिटेल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो जो हमारा नार्मोक्रोमिक नार्मोसिटिक एनीमिया होता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ये जो क्रॉनिक डिजीज की एनीमिया जो होती हैं वो यही होती हैं। हीमोलिटिक एनीमिया इसके अंतर्गत आती हैं। दोज कैरेक्टराइज बाई एसिलरेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब इसमें आरबीसी का बहुत तेज़ी से डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। एनीमिया ऑफ एक्यूट हेमरेज, एक्यूट हेमरेज की एनीमिया जो होगी वो इस टाइप की एनीमिया होगी। एप्लास्टिक एनीमिया भी इस टाइप की एनीमिया है। दोज कैरेक्टराइज बाई डिसअपेयरेंस ऑफ आरबीसी प्रिकर्सर्स फ्रॉम द बोन मैरो। इस पर क्या होता है जो एप्लास्टिक एनीमिया में, कि जो बोन मैरो की जो सेल होती हैं, प्रिकर्सर सेल होती हैं जो बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस करती हैं, उनका वो डिसअपियर हो जाते हैं। इस वजह से एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है। जैसे कि जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन था किसकी बेसिस पर, मार्फोलॉजी के बेसिस पर। तो मार्फोलॉजी के बेसिस पर इसी टाइप की होंगी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। देन हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात करें, जिनमें लो MCHC लेवल होगा और लो MCV लेवल होगा। इसमें हमारा आता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, देन थैलासीमिया, देन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। देन नार्मोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात करें तो इसमें नॉर्मल MCHC लेवल होगा और हाई MCV लेवल होगा। इसमें विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया मीन्स परनिसिस एनीमिया, फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया मीन्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये सारी एनीमिया आती हैं। देखो सीधी सी बात है, नार्मोसिटिक मतलब जब हमारे आरबीसी का शेप सही नॉर्मल हो, जैसा कि अभी हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं। ये देखिए, देखो यहाँ पर जो हमारा क्या है, हाइपोक्रोमिक, हाइपो मीन्स होता है कम। ये देखिए, ये इमेज में आपको सो रहा है, धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। देन ये देखिए आपका क्या है, माइक्रो, माइक्रो मतलब बड़ा, तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक आपको दिख रहा होगा। देन नार्मोक्रोमिक और नार्मोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, देन हाइपरक्रोमिक और माइक्रोसिटिक, सेल के शेप साइज में कलर में चेंज आपको दिख रहा होगा। देन नार्मोसाइटिक आप देख रहे होंगे नॉर्मल, देन माइक्रोसाइटिक मतलब ये सेल का साइज इंक्रीज हो गया नॉर्मल से, ये वाले में नॉर्मल है सेल का साइज, ये देखिए। और इसमें क्या है, जो सेल का साइज है ये जो है छोटा हो गया है नॉर्मल से भी। अब बात करें हम रिस्क फैक्टर की, अगर कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एनीमिया कंडीशन को डेवलप करने में। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है पर्सन का, पुअर अगर है तो उस कंडीशन में डेवलप हो सकता है। मल्टी पैरिटी, अगर किसी को पेशेंट है जो, या मान लीजिए कोई लेडीज है वो बहुत बार मीन्स प्रेगनेंसी उसको हुई है, डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, इस कंडीशन में हो सकता है। टीनेज प्रेगनेंसी अगर किसी लेडीज को हो गई है, उस कंडीशन में भी डेवलप हो सकता है। अगर कोई टीनेज में ही कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, तो अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई है तो उस कंडीशन में भी एनीमिया डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करें अगर हम काजेज की, काजेज में देखिए इंक्रीज रिक्वायरमेंट मेंस्ट्रुअल फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान, ग्रोविंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, एरिथ्रोपोएटिन ट्रीटमेंट अगर किसी को हो रहा है, ये सारी कंडीशन इसकी इटियोलॉजी होती है। इंक्रीज लॉस, अगर किसी को ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, देन यहाँ पर क्या होता है, ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसमें, तो इस वजह से दिक्कत आ जाती है, एनीमिया फील होने लगता है, उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेसिव लॉस अगर हो जाए, इंक्रीज लॉस, जैसे जीआईडी ब्लीडिंग हो जाए, मिन्यूरिया हो जाए, परसिस्टेंट हेमेटूरिया हो जाए, इंट्रावेनस हीमोलिटिक एनीमियाज हो जाए, ये रेगुलर ब्लड डोनर जो कोई डोनेट करता रहे तो उसकी वजह से, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज इनटेक, अगर आप डाइट में आयरन नहीं ले रहे हैं, या हमने बताया था ना पुअर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो स्टेटस होता है फैक्टर व्यक्ति का, अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है तो डाइट में अच्छा नहीं ले पा रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, जैसा कि आपका परनिसिस एनीमिया था, तो अपर जीआई पैथोलॉजी की वजह से, मान लीजिए हमारे स्टमक में अपर पार्ट में कोई कंडीशन डेवलप हो गई है, सीलियक एंड क्रोहन्स डिजीज जो है, या गैस्ट्रेक्टोमी हो गया है, या मेडिकेशन कोई ले रहा है, एंटासिड्स ले रहा है, तो एंटासिड्स मान लीजिए कोई ले रहा है और हमारा HCl जो है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा, वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प ही नहीं कर पाएगा,
तो ये सारी कंडीशंस हैं, रीजन है इसके, एटियोलॉजी। अब अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इसके बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। ईजी फटीग एंड लॉस ऑफ एनर्जी, आसानी से मतलब इंसान में थकान आने लगेगी, एनर्जी कम महसूस होगी। अनयूजुअली रैपिड हार्ट बीट पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के टाइम हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड हेडेक पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। डिजीनेस हो सकता है, पेल स्किन हो सकती है, लेग क्रैम्प हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। ये सारे कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। अगर हम बात करें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को भूख, जिसे कहते हैं हंगर ऑफ इंस्टांस स्ट्रेंस सब्सटेंस सच एज पेपर आइस और डर्ट एंड कंडीशन कॉल्ड पाइका, इसे एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम पाइका बोलते हैं। देन अपवर्ड कर्वेचर ऑफ नेल रिफर्ड एज कोइलोनिकियास, कोइलोनिकियास, ये कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट में। या सोरनेस ऑफ माउथ विद क्रैक एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर क्रैकिंग दिखने की लगेगी पेशेंट में अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। अगर विटामिन B12 की कमी से एनीमिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, पिन या निडल के तरीके से सेंसेशन हैंड एंड फीट में। लास्ट सेंस ऑफ टेस्ट, टच, टच का जो सेंस है वो फील लास्ट होने लगेगा। देन बहुत सारे कंडीशन है, ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। डायमेंशिया, हाइलुसिनेशंस है, सिजोफ्रेनिया है, ये कंडीशन जो है डेवलप हो सकते हैं। देन अब बात करें अगर साइन की, कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे, तो जैसा कि ये ब्रिटल साइन देखने, नेल देखने को मिलेगा। कोइलोनिकिया, कोइलोनिक्लिया जो है स्पून शेप्ड नेल हो जाएंगे। एट्रॉफी ऑफ पैपिली ऑफ द टंग, अभी हम इमेज में दिखा रहे हैं सारे। देन एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलेगा। देन ब्रिटिल हेयर देखने को मिलेगा। देन डिस्फेजिया एंड ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा। देन प्लमर विंजन या किली पैटरसन देखने को आपको मिलेगा। ये सारे साइंस हैं, मतलब अगर पेशेंट में नोटिस करोगे इन्वेस्टिगेशन के बाद तो ये सारे साइन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये देखिए टंग में पैपली जो है लॉस हो गई है, ये देखिए नेल का शेप चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, आईज में देखिए, ये सारी कंडीशन से आप पता कर सकते हैं एनीमिया क्या है। अब देखिए अगर किसी को सीवियर एनीमिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारी आई है वो कैसी हो जाएंगी, एलोइस हो जाएंगी। स्किन में पेलनेस हो जाएगा, कोल्डनेस हो जाएगा और एलोइस हो जाएंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मस्कुलर सिस्टम में वीकनेस, इंटेस्टाइन में चेंज्ड स्टूल कलर, जो स्टूल का कलर है वो चेंज हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, फटीग, डिजीनेस, फेंटनेस। ये ब्लड वेसल्स में क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर। हार्ट में क्या होगा, पल्पिटेशन फील होगा, रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, एंजाइना डेवलप हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। और स्प्लीन में क्या हो सकता है, स्प्लीनोमेगैली हो सकता है, मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। तो ये सारी कंडीशन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं सीवियर एनीमिया में हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कैसे हम फाइंड आउट करें एनीमिया को। तो इन्वेस्टिगेशन हम दो तरीके से करते हैं। पहला रेड ब्लड की सेल को हम काउंट करने के लिए पहला क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को चेक करते हैं, दूसरा क्वालिटेटिव पैरामीटर को चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव पैरामीटर को चेक करने के जैसे वैल्यूम ऑफ पैक्ड सेल, दैट इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये चेक कर सकते हैं। दूसरा रेड ब्लड सेल कंसंट्रेशन पर यूनिट वैल्यूम, पर यूनिट वैल्यूम में रेड ब्लड सेल का क्या कंसंट्रेशन है ये चेक करते हैं। अगर हम क्वालिटेटिव पैरामीटर्स की बात करें तो मीन कार्पस्कुलर जो हमारा वैल्यूम है वो चेक करते हैं, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन चेक करते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में देखिए, अगर हीमोक्लोबिन वैल्यू हम देखें तो नॉर्मली जो मेन में होता है 42 to 52% होता है और वुमेन में होता है 36 to 48 होता है। अब ये नॉर्मल वैल्यू हमें पता चल गई, अगर हम सैंपल में देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि एनीमिया है या नहीं है। अगर एनीमिया होगी तो इससे जो है जो नॉर्मल वैल्यू है इसमें डिफरेंस दिखेगा। देन जो हमारा सेल वैल्यूम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, इसमें क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू वुमेन में है, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन वो कितना है 12 to 16 ग्राम पर DL वुमेन में और 14 to 17 ग्राम पर DL ये जो है मेन में होता है। देखो इसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है, तो आप देखते रहिए, मतलब वेरी करेगी, ऐसा नहीं है कि 1-2 ग्राम आगे पीछे हो सकता है बस। देन रेड सेल काउंट, रेड सेल का जो RBC का काउंट होता है वो लगभग 4.2 to 5.4 मिलियन होता है मेन में और 3.6 to 5 मिलियन लगभग
वोमेन में होता है, ये आरबीसी का काउंट होता है। अब ये भी रिपोर्ट में जो हम देखेंगे, अगर इससे काउंट कम है तो हमें पता चल सकता है एनीमिया डेवलप हो रही है। देन मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इसमें देखिए नॉर्मल होता है 80 टू 98 मिलीमीटर क्यूब। अगर इससे आगे पीछे है तो हम देख सकते हैं। देन मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट पर आरबीसी में कितना होता है ये हम चेक करते हैं। नॉर्मल वैल्यू इज 27 टू 31 PL। देन मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अगर देखें, इट इज द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ गिवन सेल मतलब रेड सेल वैल्यूम। इसमें नॉर्मल इसका वैल्यू क्या होता है, जो हमारा EMCHC होता है, इसमें होता है 32 टू 36 ग्राम पर DL। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन। अब हम अगर मैनेजमेंट की बात करें, हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एनीमिया डेवलप हुई है। और हाँ, इसमें एक वो होता है, जैसे हम आपको बता दें ऐसे ही कि जो हमारा नॉर्मल, जैसा कि हमने देखा कि अगर नॉर्मली हम बात करें तो लगभग 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में होता है, और मतलब अगर देखें तो 11 टू 13-14 फीमेल में होता है ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन। अगर बिलो 10 आ जाता है, 10 तक आता है तो मतलब ना सिंपल थोड़ा सा है एनीमिया, लेकिन अगर बिलो 10 होता है तो और 8 तक लगभग तो ये मॉडरेट में आता है, लेकिन बिलो 8 अगर आ जाता है तो ये सीवियर कंडीशन में आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिटरमाइन द काजेज को डिटरमाइन करेंगे, कौन सी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या कौन सी एनीमिया है उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। हमारा ट्रीटमेंट का एम क्या होगा, नॉर्मलाइज हीमोग्लोबिन लेवल और आरबीसी लेवल को नॉर्मल करना होता है, जो आयरन की कमी है उसको रिस्टोर करना होता है, इंडिविजुअल डिजीज जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको ट्रीट करना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, उसमें मैनेजमेंट करना है, मीन्स पेशेंट के डाइटरी पैटर्न को मेंटेन करना है। हम करके देखते हैं। सबसे पहले अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखें तो इसमें हम क्या करें, टी एंड कॉफ़ी इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। जो लोग टी और काफ़ी ज़्यादा लेते हैं उनमें आयरन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। व्हेन कंज्यूम्ड विद अ मील और शॉर्टली आफ्टर अ मील, मतलब जैसे खाना खाए उसके बाद ही वो टी और काफ़ी ले लिए, या थोड़ी देर पहले लिए फिर खाना खाए, या तुरंत खाना खाने के बाद ले लिए, इस तरह से तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो एक तो ये रीज़न है। तो जिनको भी एनीमिया की शिकायत लगती है उनको नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जो हेल्दी पर्सन है उनको भी टी और काफ़ी जो है अगर लिए हैं तो काफ़ी टाइम मतलब आधे घंटे 1 घंटे के बाद भोजन करें, या भोजन करने के लेट बाद में लें, जल्दी नहीं। देन विटामिन सी इज आल्सो पावरफुल एनहेंसर ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम नॉन मीट फूड व्हेन कंज्यूम्ड विद अ मील। अगर मील के साथ लेते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो विटामिन सी लेना चाहिए। द साइज ऑफ विटामिन सी इफेक्ट एंड आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद क्वालिटी ऑफ विटामिन सी इन द मील। तो लेते हैं तो ये क्या होगा, अब आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है और विटामिन सी की क्वांटिटी इंक्रीज करता है। जर्मिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम इम्प्रूव द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ आयरन बाय रिड्यूसिंग द कंटेंट ऑफ फाइटेट सब्सटेंस इन द फूड दैट इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। अगर हम जर्मिनेशन सीरियल्स लेते हैं खाने के साथ, जब फूड के साथ ऐसा कुछ लेते हैं और जिसके साथ हम आयरन के में जो होता है जिस कंटेंट में जिस फूड में उसको भी साथ में ले रहे हैं, तो ये इनहिबिट करता है। देयर प्रमोट एंड सपोर्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अबाउट 6 मंथ फॉलोड बाई ब्रेस्ट फीडिंग। मीन्स अगर कोई बच्चा हुआ है, फिटस हुआ है, तो उसको 6 मंथ तक मदर की जो फीडिंग होती है उसे करवाना जरूरी है, वहाँ से उसे आयरन मिलेगा। साथ ही साथ हम सप्लीमेंट्री में भी देते रहेंगे, लेकिन कब, जब वो बच्चा 6 मंथ से अबव हो जाए। अब देखते हैं RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है जो है आयरन के लिए। तो आयरन के लिए अगर देखें हम RDA, तो मेन में होता है 8 मिलीग्राम, वुमेन के लिए होता है 8 मिलीग्राम 50 एज में, एडल्ट के लिए होता है 90 टू 50 एज में। अगर इनकी बात करें तो 18 मिलीग्राम, ये ओल्ड एज की बात थी, मतलब ये आपके 2 ओल्ड एज की बात थी, ये आपके एडल्ट की हो गई। देन प्रेग्नेंट लेडीज में 27 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अगर कोई मदर ऐसी है जो लैक्टेटिंग कंडीशन में, मीन्स फीडिंग करवा रही बच्चे को, तो उसका 9 मिलीग्राम टू 10 मिलीग्राम होना चाहिए। अगर एडोलसेंस बच्चा है 18 टू 90 मतलब 9 टू 18 ईयर्स गर्ल्स एंड बॉयज, इनमें 8 मिलीग्राम टू 15 मिलीग्राम बॉयज में, और गर्ल्स में लगभग 8 मिलीग्राम टू 11 मिलीग्राम। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 10 मिलीग्राम, जिनकी एज जो है बर्थ टू 8 ईयर। इन्फेंट में अगर बात करें 7 मंथ टू 1 ईयर
तो इनमें 11 मिलीग्राम, बर्थ टू 6 मंथ 0.27 मिलीग्राम। ये रिकमेंडेड डाइटरी अनाउंस होता है, इनको इतना मिलना ही मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान की। मान लीजिए कोई न्यू पेशेंट हमारे पास आता है, वर्कअप टू डिटरमाइन इटियोलॉजी, तो हमने उसकी इटियोलॉजी डिटरमाइन कर लिए, ये सारे टेस्ट उससे करवा दिए। अगर मान लीजिए उसको एनीमिया फाइंड आउट होती है तो हम क्या करेंगे, डीवार्मिंग देंगे, ट्रीट विद आयरन डिफिशियंसी से ट्रीट करेंगे, देन ओरल आयरन भी देंगे, इंजेक्टेबल आयरन भी देंगे इंट्रावेनस रूट से। इसकी वजह से क्या होगा, मीटिंग गोल फॉर इफिकेसी, जो इफिकेसी का गोल है वो मिल जाएगा अगर हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये हम अवॉइड कर देंगे। और अगर नहीं मिल पा रहा है कंप्लाइंसेस तो फिर यस, और इनको इसी क्या करेंगे लास्ट में, मॉनिटर आयरन स्टेटस एंड री एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटमेंट एज नेसेसरी। मॉनिटर कर लेंगे आयरन की कमी को, अगर ज़रूरत होती है तो दोबारा देंगे। अगर मान लीजिए हमें एनीमिया नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्दर इवेल्यूएशन ऑफ एटियोलॉजी, तो जो कंडीशन है उसके लिए फर्दर इवेल्यूएशन हम करेंगे। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मान लीजिए किसी को पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो पैरासिटिक कंट्रोल करेंगे, मीन्स एंटी हेलमेंथिक थेरेपी देंगे। 400 mg का आता है एक टेबलेट एमेंडाजोल, तो ये पेशेंट को देंगे जिसकी वजह से सही हो सकता है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, बिफोर द इनिशिएशन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड थेरेपी, आयरन और फोलिक एसिड थेरेपी को शुरुआत करने से पहले ही ये करेंगे। देन बिलो 2 ईयर 200 mg पर डे सिंगल डोज देते हैं चाइल्ड को। अगर प्रेगनेंसी में कोई लेडीज है तो एमेंडाजोल इज कंट्रा इंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड कैन बी एस्टिमेट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम दे सकते हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमेंडाजोल जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब ट्रीटमेंट 6 to 24 मंथ में अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके डोज जो है 12.5 मिलीग्राम आयरन प्लस 50 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली देना है। बर्थ वेट कैटेगरी में नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, और नॉर्मल लो बर्थ वेट इतना होना चाहिए, कितने ग्राम, मतलब क्या कहते हैं, मोर देन 2500 ग्राम। देन ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ to 24 मंथ ये, देन 2 to 24 मंथ ऑफ एज ये। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन में, तो जो चिल्ड्रन होते हैं 2 to 5 ईयर के, उनका जो डोज होना चाहिए पर डे आयरन का 20 to 30 mg मिलीग्राम, मतलब आयरन होना चाहिए पर डे। 6 to 11 ईयर के बच्चों में 30 to 60 मिलीग्राम आयरन पर डे, एडल्टेंस एंड एडल्ट में 60 मिलीग्राम आयरन पर डे। एनीमिया विल बी करेक्ट विद 2 to 4 मंथ इफ अप्रोप्रिएट आयरन डोजेज आर एडमिनिस्टर्ड। अगर हम आयरन डोज देते हैं अप्रोप्रिएट जितना जरूरत है उतना, तो 2 to 4 मंथ में एनीमिया जो है करेक्ट हो जाएगी। एंड अंडरलाइन काज ऑफ आयरन डिफिशियंसी इज करेक्टेड। कंटिन्यू आयरन थेरेपी एंड एडिशनल 4 to 6 मंथ एडल्ट आफ्टर द हीमोग्लोबिन नॉर्मलाइज टू रिप्लेस आयरन स्टोर, तो इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा। देन अगर सीवियर एनीमिया हो गई तो उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि आपको इमेज में हो रहा है। बिलो 2 ईयर्स के बच्चों में 25 ग्राम देते हैं, 100 to 400 माइक्रोग्राम देते हैं, इस तरह से दोनों मतलब कॉम्बिनेशन में देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो आयरन भी और फोलिक एसिड भी दोनों कॉम्बिनेशन में हम देते हैं। आपको एज वाइज लिखा हुआ देख सकते हैं आप। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ थेरेपी के बाद 3 मंथ ऑफ थेराप्यूटिक सप्लीमेंटेशन, प्रेगनेंसी वुमेन एंड इन्फेंट शुड कंटिन्यू प्रिवेंटिव सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। 3 मंथ तक हमें देना है, उसके बाद में रोक देना है। देन लास्ट में अगर कोई मान लीजिए प्रेगनेंट लेडी है तो उसके कंडीशन में क्या होता है, 40% मोर देन 40% पॉपुलेशन, इसमें क्या करते हैं 60 mg आयरन देते हैं, 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली देते हैं। 6 मंथ इन प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू टू 3 मंथ पोस्टपार्टम, मतलब 6 मंथ प्रेगनेंसी तक देते हैं और डिलीवरी के बाद 3 मंथ तक देते हैं। एनीमिया देन अब देखो यही प्रेगनेंसी के टाइम में जब देते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, आयरन एब्जॉर्प्शन बाई में भी डिक्रीज बाई एंटासिड आर सप्लीमेंट कंटिन्यू, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अपार्ट बाई एट लीस्ट 2 आवर ओरल आयरन प्रिपरेशन में काज नोजिया, अगर हम ओरल आयरन लेते हैं तो उसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो सकती है, वो नाजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया या डार्क स्टूल हो सकता है। स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज दीज इफेक्ट, जो ये इफेक्ट हो रहा है इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट एट लोअर डोज एंड इंक्रीज ग्रेजुअली 4 to 5 days, गिविंग डिवाइडेड डोज आर द लोवेस्ट इफेक्टिव डोज
आर टेकिंग सप्लीमेंट विद मील आल्दो सस्टेन रिलीफ आयरन प्रिपरेशन टेंड टुवार्ड लेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट। तो इससे क्या होगा, अगर हम इस तरह से करते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दे मे नॉट बी एज इफेक्टिव एज स्टैंड फिल्म कोटेड प्रोडक्ट ड्यू टू रिड्यूस पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन पुअर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट एनीमिया। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।